अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि ये मैं अनोखी और खौफनाक कहानी स्टार्ट करूँ, आपसे हमेशा की तरह मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए। हमारी एक मुस्तकिल लिसनर हैं जिनका नाम है सना, और वो अक्सर मुझे सलाम भेजती रहती हैं। सना, आपका बहुत शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हिना गाड़ी से बाहर झांक रही थी। उसका मूड काफी खराब लग रहा था। उसकी अम्मी उसका उतरा हुआ चेहरा देखने लगी और बोली, अब चलो भी हिना, कब तक यूं मुंह बसोरे बैठी रहोगी? खुश हो जाओ, अब तुम अपने नए स्कूल जा रही हो और वहीं पर बने खूबसूरत से हॉस्टल में रहोगी। जरा सोचो तो, नई जगह, नई सहेलियां, कितना अच्छा लगेगा ना? ओ प्लीज मामा, एक तो आप ये नई जगह वाली बात रहने ही दीजिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं नई जगह के ख्याल से कितनी अपसेट हो जाती हूँ। हिना बुरी तरह चिढ़कर बोली। हिना के वालिद साहब का नई जगह पर तबादला हो गया था और वो सारा दिन दफ्तर में रहते थे, और उसकी अम्मी की भी नौकरी कुछ इसी तरह की थी कि वो ज्यादातर बिजी रहती थी और काम से तकरीबन आधी रात को फारिग होकर घर आती थी। पीछे हिना के अकेले रह जाने के ख्याल से उन्होंने उसे एक हॉस्टल में दाखिल करा दिया। हॉस्टल उसके घर से काफी दूर था। हिना ने बारहा कहा कि उसे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अकेले भी रह लेगी, लेकिन उसकी अम्मी और उसके अब्बू ने कहा कि वो अभी सिर्फ 15 साल की है, उसका घर में यूं अकेले रहना मुनासिब नहीं है। लिहाजा हिना की अम्मी आज उसे लेकर हॉस्टल जा रही थी। हॉस्टल के बराबर में ही स्कूल की इमारत भी थी। काफी लंबी ड्राइव के बाद हिना की अम्मी ने एक जगह गाड़ी रोकी। यहाँ आसपास में स्कूल और हॉस्टल की इमारत के सिवा किसी किस्म की कोई दूसरी इमारत ना थी। ये एक सुनसान सी जगह थी जहाँ थोड़ा बहुत सब्जा भी था, और स्कूल के ऐन सामने सीधे हाथ पर एक खूबसूरत सी झील भी मौजूद थी। झील का पानी निहायत साफ और शफाफ था। वो वाकई बहुत खूबसूरत झील थी। चलो भाई, हम आ गए अपनी मंजिल तक, हिना की अम्मी ने खुशी खुशी कहा, और उसका कांधा थपथपाते हुए उसे बाहर निकलने की हिदायत करने लगी, और खुद भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। ये हम कहाँ आ गए हैं इस जंगल में? हिना ने कदरे हैरत और परेशानी से इस्तफसार किया। अरे घबराती क्यों हो, यही तो तुम्हारा नया स्कूल है। अम्मी ने कदरे लज्जाहत से उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। ये तो मेरा स्कूल है मॉम, आप वाकई संगदिल हैं। आपने मुझे मेरे घर से दूर इस जंगल और इस वीराने में ला छोड़ा, और अब खुद चली जाएंगी, कभी ना आने के लिए? हिना ने उनकी बाहों से निकलते हुए कहा। उसकी आवाज रिंधी हुई थी। ओह, क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए थोड़ी छोड़कर जा रही हूँ। अब की बार उसकी अम्मी ने सख्ती से कहा, लेकिन सच तो यही था कि उन्हें वाकई हिना की फिक्र थी। वो उनकी इकलौती औलाद थी। उसकी खुशी से बढ़कर उनके लिए और कोई चीज़ अजीज नहीं थी, और वो उसे इन हालात में अकेले कैसे छोड़ सकती थी, जबकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है, और ऐसे में बहुत जल्द लोगों को मालूम हो जाता है कि ये लड़की अपने घर में काफ़ी टाइम अकेले रहती है। इसीलिए वो कंसंट्रेशन के साथ अपने ऑफिस में काम नहीं कर पाती थी, और उसके अब्बू को भी हिना की अलहदा से फिक्र सताती रहती थी। इसीलिए उन दोनों ने यही सोचा कि एक अच्छा सा हॉस्टल और स्कूल देखकर क्यों ना हिना को वहाँ दाखिल करवा दिया जाए, ताकि वो भी पुरसुकून रहकर पढ़ सके और ये लोग भी पुरसुकून रहकर अपने ऑफिस का काम कर सकें। ओह, आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी प्यारी बेटी, यकीन करो तुम्हें यहाँ बहुत मज़ा आएगा। तुम्हारी अम्मी ने ऐसे ही तो तुम्हारे लिए इस स्कूल का इंतखाब नहीं कर लिया। अब की बार उसकी मॉम उसकी हालत को देखकर थोड़ा सा उदास हो गई। चलो आओ ना, मैं तुम्हें अंदर छोड़कर आती हूँ। उसकी अम्मी ये कहते हुए उसका सामान निकालने लगी और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन उसने उन्हें टोक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी।
آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنا نے اپنی امی کو ایک سائڈ میں کیا اور خود گاڑی سے سامان نکال کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ امی نے اسے پیچھے سے ہی گڈ بائے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ جانتی تھی کہ وہ اب دوبارہ ملنے نہیں آئیں گی۔ ہنا سامان ہاتھ میں اٹھائے ہاسٹل کی عمارت میں داخل ہوئی۔ وارڈن نے اسے اس کے کمرے تک چھوڑ دیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کمرے کے بیچوں بیچ شاندار سنگل بیڈ لگا ہوا تھا اور اس پر نیلے رنگ کی چادر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیڈ کے سیدھے ہاتھ پر ایک اسٹڈی ٹیبل بھی پڑی ہوئی تھی اور بستر کے بائیں طرف ایک خوبصورت سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ دو چھوٹی چھوٹی سی کرسیاں بھی پڑی تھیں اور بستر کے سامنے لکڑی کی ایک الماری بھی تھی۔ بستر کے عین اوپر کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑا عالی شان قسم کا فانوس لٹک رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ صرف اس اکیلی کے لیے اتنا عالی شان کمرہ؟ واقعی اس کی مام اور ڈیڈ بہت اچھے تھے، جبھی تو انہوں نے اس کے لیے اتنا شاندار ہاسٹل دیکھا تھا۔ جب ہاسٹل اتنا عالی شان تھا تو یقیناً اسکول بھی بہت زبردست ہوگا۔ ہنا نے دل میں سوچا اور اسکول کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گئی۔ لیکن ایک چیز جو اسے ابھی بھی ستا رہی تھی وہ یہ کہ یہ نئی جگہ ہے، یہاں اس کی کوئی دوست نہیں ہے، نامعلوم اس اسکول کی لڑکیاں عادتاً کیسی ہوں گی۔ اس خیال کے آتے ہی تھوڑی دیر پہلے والی خوشی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک بار پھر اداسی نے لے لی۔ اس نے اپنا سامان طریقے سے الماری میں رکھا، اسکول کی کتابیں اپنے ٹیبل پر رکھی، کپڑے الماری میں ترتیب سے جمائے اور پھر اسکول کے باہر جھیل کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ جھیل کنارے بیٹھ کر اس جگہ کے بارے میں سوچنے لگی کہ واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی۔ آس پاس آبادی تو نہ ہونے کے برابر تھی، اسی لیے تھوڑی ویران تھی۔ یہ ایک خوبصورت اور قدرتی جھیل اس جگہ کا حسن مزید بڑھا رہی تھی۔ اوپر سے قیامت ڈھاتا ہوا یہ سہانا موسم اور سرد ہوا۔ اسے اچانک ہی احساس ہوا کہ ہوا کافی سرد ہو گئی ہے۔ وہ جھیل میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ جھیل کا پانی واقعی نہایت شفاف تھا۔ اسے دیکھ کر اسے سکون کا احساس ہوا کہ تبھی اسے جھیل میں اپنے پیچھے اپنی ہی عمر کی ایک لڑکی کا عکس نظر آیا۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا گئی اور جھیل میں گرتے گرتے بچی۔ ارے ارے، آرام سے! اس لڑکی نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے سنبھالا۔ تم کون ہو؟ ہنا نے اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ میں اس اسکول کی نئی طالبہ ہوں۔ میرا نام عائشہ ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم ضرور یہاں کی نئی اسٹوڈنٹ ہو، کیونکہ ویسے بھی اس ویرانے میں اور تو کوئی آ نہیں سکتا۔ اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ ہاں، میں نے یہاں نیا داخلہ لیا ہے، میں بھی تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پہنچی ہوں۔ میرا نام ہنا ہے۔ ہنا نے بھی اپنا تعارف کروایا اور عائشہ مسکرانے لگی۔ چلو اندر چلتے ہیں، اور سردی بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ عائشہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے لے کر اندر ہاسٹل کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ دل ہی دل میں ہنا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ چلو نئی سہیلی بھی مل گئی۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ اس رات بڑی موسلادھار بارش ہوئی۔ وقفے وقفے سے بجلی کڑکنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ہنا خاموشی سے بستر میں دبکی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے روز صبح کے وقت ہنا جب نیند سے بیدار ہوئی تو پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس وقت وہ کہاں ہے، اور پھر اسے فوراً یاد آیا کہ اوہ، اس کا داخلہ تو نئے اسکول میں ہوا ہے اور اس وقت وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے بستر سے باہر نکلی، منہ ہاتھ دھویا، یونیفارم پہنا، بالوں کی 2 چوٹیاں بنائیں اور جلدی جلدی رائٹنگ ٹیبل سے نوٹ بکس اٹھاتی ہوئی ہاسٹل کی عمارت سے باہر نکلتی چلی گئی۔ دوسری لڑکیاں بھی ہاسٹل سے باہر نکل رہی تھیں اور نامعلوم کیوں اسے سبھی سہمی اور گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہنا کو تھوڑی حیرت تو ہوئی لیکن اسے ان کے اس طرح دیکھنے کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ ہاسٹل کی عمارت سے باہر نکلی تو بے پناہ سردی کا احساس ہوا۔ وہ خود میں سمٹتی چلی گئی اور تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی اسکول کی عمارت میں داخل ہوئی۔ اندر لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ سب اس کی طرح اپنی کلاس میں جا رہی تھیں۔ بس جو بات ہنا کو عجیب محسوس ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہاں کی ساری لڑکیاں اسے حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہی تھی اور آپس میں خسر پھسر کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس بات کا ذکر وہ ضرور عائشہ سے کرے گی۔ وہ اپنی کلاس روم ڈھونڈتی ہوئی جیسے ہی اندر پہنچی تو اس کی نظر عائشہ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ہنا کو بڑی خوشی کا احساس ہوا۔ عائشہ، میں آ گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور عائشہ کی طرف بڑھی۔ عائشہ نے اس کی آواز پر متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بری طرح شاک رہ گئی۔ اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہنا، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ وہ
متفکر سی اس کی طرف بڑھی۔ کیا کر دیا میں نے؟ اب کی بار ہنا نے فکر مندی سے پوچھا اور اپنے حلیے پر غور کرنے لگی۔ کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے؟ ہنا نے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ چہرے کو کچھ نہیں ہوا، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر عائشہ نے اس کی دونوں چوٹیاں ہاتھ میں پکڑی۔ نہیں، یہ نہیں بنانی چاہیے تھی تمہیں، فوراً انہیں کھول دو، عائشہ نے فوراً کہا۔ تبھی دو لڑکیاں حیران اور پریشان سی ان دونوں کی طرف چلی آئیں۔ ہیلو، میرا نام ثنا ہے، ان میں سے ایک نے اپنا تعارف کروایا۔ ہائے، میرا نام نیلم ہے، دوسری نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ تم یہاں یقیناً نئی ہو، جبھی تو کسی نے تمہیں اس بارے میں نہیں بتایا، نیلم نے کہا۔ ارے بھائی، کس بارے میں تم لوگ یہ پہیلیاں بجھوا رہی ہو مجھ سے؟ سچ سچ بتاؤ، میں نے کیا کر دیا ہے؟ تو ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ دراصل یہاں آتمائیں بسیرا کرتی ہیں، اور جو لڑکی بھی بالوں کی 2 چٹیاں بنا لے تو وہ آتمائیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ تم بالوں کا کوئی دوسرا سٹائل بنا سکتی ہو، لیکن پلیز یہ چٹیاں جلدی کھول لو، ثنا نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ عائشہ، کیا یہ سچ ہے؟ ہنا نے سوالیہ نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہنا نے پہلے عائشہ اور پھر ثنا اور نیلم کی طرف حیرت سے دیکھا اور پھر بولی، چاہے یہ سچ ہو یا جھوٹ، میں یہ نہیں مانتی، میں ان توہم پرستی کی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ ہنا، یہ توہم پرستی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس طرح اس حقیقت سے منہ مت موڑو، عائشہ نے سمجھایا۔ میں نے کہا نا کہ میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتی۔ تمہارے ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی نا، نیلم نے کہا۔ ارے یار، چھوڑو یہ بیکار کی باتیں، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آج صبح سے ہر لڑکی مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ تم مجھ سے بات کرو گی، لیکن تم لوگ تو خود ہی مجھے ایسے دیکھ کر حیران ہو گئی، اور اب یہ تمام عجوبہ قسم کی باتیں۔ خیر چھوڑو یہ سب اور مجھے اسکول کے بارے میں کچھ بتاؤ، ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو تینوں لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور جیسے سمجھا رہی ہوں کہ یہ سمجھنے والی نہیں ہے، لہٰذا وہ لڑکیوں سے اسکول کے بارے میں باتیں بتانے لگیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ خود بھی ان 2 چٹیوں والی بات کو پوری طرح سے بھول بیٹھی۔ ان تینوں نے ہنا سے بڑی گہری دوستی کر لی۔ اس رات ہنا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بڑا عجیب سا احساس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو، مگر کون؟ بھلا اس وقت اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ رات کے اس پہر تو ساری لڑکیاں سو رہی تھیں۔ اچانک اسے کمرے کے باہر سے کسی کے پیروں کی بڑی تیز آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کہ کوئی ننگے پاؤں دھپ دھپ کرتا ہوا بھاگ رہا ہو۔ ابھی وہ آواز پر غور ہی کر رہی تھی کہ وہ آواز بالکل اس کے کمرے کے سامنے آ کر رک گئی، اور کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک 4 سال کا بچہ اندر داخل ہوا اور آ کر اس سے لپٹ گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہنا کو کچھ سمجھ نہ آ سکی۔ تم کون ہو؟ ہنا نے حیرت سے سوال کیا۔ امی، امی، وہ بچہ اسے امی امی کہتا ہوا اس سے لپٹتا رہا۔ ہنا کو اس کے یوں امی کہنے پر بہت پیار آ گیا۔ کیا تم اپنی امی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں امی، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، امی مجھے گلے سے لگاؤ، مجھے پیار کرو نا، بچے نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہنا سمجھی کہ شاید وہ یہاں کسی ٹیچر وغیرہ کا بیٹا ہے اور اپنی امی کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا ہے۔ اس نے بچے کو بہت پیار کیا، اسے اپنے گلے سے لگایا۔ تم اگر چاہو تو مجھے امی کہہ سکتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ہنا نے پوچھا۔ امی، تم نے تو ابھی تک میرا نام رکھا ہی نہیں، بتاؤ نا میرا نام کیا ہے؟ بچے نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ ہنا حیران رہ گئی۔ بچے کا دل رکھنے کے لیے اس نے اس کا فرضی نام سوچ لیا۔ تمہارا نام احسن ہے، اس نے پیار سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ اسے اس بچے پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ آج سے پہلے اسے کسی نے یوں امی نہیں کہا تھا، اور کہتا بھی کیوں، وہ تو ابھی غیر شادی شدہ اور کم عمر تھی، لیکن آج اس نے بچے نے جب اسے امی کہہ کر بلایا تو اسے بڑا ہی خوبصورت احساس ہوا۔ پھر اچانک ہی احسن اس کی دونوں چٹیاں سے کھیلنے لگا۔ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مسلسل اس کی چٹیوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں میں لیتا، کبھی اسے اپنے چہرے پر لگاتا اور کبھی اپنے ہاتھوں پر لپیٹ لیتا۔ اس کے کھیلنے کا انداز کافی عجیب تھا۔ ہنا پھر بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ جب کافی دیر یوں ہی گزر گئی تو ہنا نے احسن سے کہا کہ اب وہ سونا چاہتی ہے، اور ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، اب اسے بھی جا کر سونا چاہیے۔ احسن نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی اور اسے پیار سے امی کہتا ہوا
वहाँ से चला गया۔ उसके जाने के बाद हिना बड़ी देर तक उस प्यारे से बच्चे के बारे में सोचती रही। वो बच्चा उसके दिल को भा गया था। उसने सोचा कि वो कल आयशा, सना और नीलम से इस बारे में बात करेगी। इसके बाद वो बिस्तर में दुबक कर सोने के लिए लेट गई। सारी रात जब भी उसकी आंख खुलती उसे शिद्दत से वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर दोबारा सो जाती। अगले रोज हिना फिर से सुबह के वक्त बालों की वही 2 चुटिया बनाकर स्कूल चली गई। जब दोस्तों में आई तो नीलम, आयशा और सना उसको देखने लगी। हाँ, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, नीलम ने कहा। और सुनाओ, इन छुट्टियों की वजह से कोई वाक़या तो पेश नहीं आ गया तुम्हारे साथ? सना ने कहा। नहीं, इन छुट्टियों की वजह से तो कोई वाक़या पेश नहीं आया। हाँ, अलबत्ता कल रात एक बड़ी दिलचस्प सी बात हुई। कल मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला पाकर एक प्यारा सा बच्चा मेरे कमरे में आ गया और मुझे अम्मी अम्मी कहकर पुकारने लगा, हिना ने बताया। क्या? तीनों लड़कियों ने एक साथ अपने दिल थाम लिए और सांस लेना तक भूल गईं। वो तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? तुम डर क्यों रही हो? हिना को उनके ऐसे रद्द अमल पर सख्त बेजारी हुई। आयशा ने हिना को दोनों बाजुओं से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ डाला। हिना, होश में आओ। वो बच्चा दरअसल एक आत्मा है। अगर तुम चाहती हो कि आइंदा वो तुम्हें तंग ना करे तो कभी भी 2 चुटियां मत बनाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त अपने बाल खोल लो। आयशा ने फौरन से कहा। हरगिज नहीं, मैं ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी। और वैसे भी अगर तुम लोग उस बच्चे से मिलती ना तो बड़ा खुश होती। काफी भोला भाला और मासूम सा बच्चा था। उसकी सूरत देखते ही उस पर प्यार आ जाता था। हिना ने कहा। बेवकूफ, सूरत पर मत जाओ, सना ने तेज लहजे में कहा। अब चलो भी यार, तुम लोग क्यों इस बेचारे बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बातें बना रही हो? वैसे भी कहीं से भी आत्मा नहीं लगता था वो, हिना ने कहा। तीनों लड़कियां उसे बड़ी देर तक समझाती रहीं, लेकिन वो हर बात पर उन्हें टालती रही। उस रात हिना को फिर नींद नहीं आ रही थी। अभी वो सोच ही रही थी कि नींद लाने के लिए क्या हल निकाला जाए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एहसन नंगे पांव धप धप करता हुआ उसके बराबर में आकर लेट गया। हिना शॉक रह गई। अरे एहसन, तुम इस वक्त यहाँ आज फिर से? उसने हैरत से एहसन की तरफ देखा। अम्मी, एहसन ने कदरे भोलपन और मासूमियत से हिना की आंखों में झांका। उस समय हिना को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने उसके बालों में उंगलियां फेरी और उठकर बैठ गई। एहसन, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अपने घर वालों के बारे में कुछ बताओ ना, उसने शफकत से दरियाफ्त किया। मेरी अम्मी, तुम हो, मेरे घर वालों के बारे में भी तुम्हें ही पता होगा, एहसन ने जवाब दिया। हिना खामोश रही। वो दिल में सोचने लगी कि ना इसे अपना नाम पता था, ना ही इसे अपने घर वालों के बारे में कुछ इल्म है, और रोज़ाना रात को ये मेरे पास आ जाता है और मुझे अम्मी कहकर मुखातिब करता है। बकौल इसके मैं इसकी अम्मी हूँ। मालूम पड़ता है यहाँ किसी टीचर का बेटा है जो कि शायद जहनी तौर पर कुछ नॉर्मल नहीं है, इसीलिए बेचारा बहकी बहकी बातें करता है। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि एहसन एक बार फिर कल रात की तरह उसकी चुटियों से खेलने लगा। हिना को उस बच्चे पर बहुत ही तरस आया कि बेचारा हालात का मारा छोटा मासूम सा बच्चा उसकी चुटियों से ही खेलता रहता है। हाय, प्यार करने का कितना दिल फरेब अंदाज है। काफी देर वो दोनों आपस में बातें करते रहे। हिना ने उसकी फरमाइश के बगैर ही उसे एक दिलचस्प सी कहानी भी सुना दी। एहसन हिना से बेहद खुश नजर आता था, वो भी उससे बेहद खुश थी। बातों बातों में हिना नींद की वादियों में भी चली गई। जब आँख खुली तो सुबह हो रही थी। वो जल्दी से स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। आज तो उसने बड़े शौक से 2 चुटियां बनाई थी, इस ख्याल से कि उसके ये बाल एहसन को पसंद हैं। बाल बनाने के बाद उसने अपनी चुटियों पर बिल्कुल वैसे ही हाथ फेरा जैसे एहसन फेरता है। फिर उसने खुद को मुस्कुराकर आईने में देखा और स्कूल की तरफ चल पड़ी। अब हिना उस बच्चे पर बहुत एतबार करने लग गई थी। वो बच्चा उसकी आदत बनता जा रहा था। उस रात तेज सर्द हवा चल रही थी। हिना अपने कमरे में बैठी किताब का मुतालिया कर रही थी कि तभी पीछे से एहसन ने उसे पकड़ लिया और उसकी चुटियों को प्यार करने लगा। पहले तो हिना ने चौंक कर उसको देखा और फिर उससे पूछ बैठी, तुम्हें मेरी चुटियां इतनी पसंद क्यों हैं? इसलिए क्योंकि तुम मेरी माँ हो, एहसन ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, चलो आज तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ, उसे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा, हिना ने एहसन का हाथ थामते हुए उसे कहा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। हिना उसे अपने साथ लेकर आयशा के कमरे तक आ गई। उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। कौन है? अंदर से आयशा की आवाज़ आई और फिर कमरे में चलने की आहट हुई। दरवाज़ा खोला। आयशा, ये मैं हूँ हिना, देखो मेरे साथ एहसन आया है।
हिना ने कहा तो अंदर से आयशा के डर कर सांस लेने की आवाज़ आई। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, पहले तुम अपने बालों की दोनों चुटियां खोलो, अंदर से आयशा की सहमी हुई आवाज़ आई। ओह हो आयशा, ये फालतू की बकवास छोड़ो और दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा ना, मैं नहीं खोलूंगी, एक बार फिर आयशा ने घबराते हुए लहजे में कहा। अचानक ही एहसन ने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारना शुरू कर दिया, जैसे कह रहा हो कि दरवाज़ा खोलो। आयशा के चीखने की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। आयशा की चीखों से घबराकर हिना ने एहसन का हाथ रोकना चाहा, लेकिन वो मजीद जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। हिना को फिक्र हुई कि यूं तो हॉस्टल की दूसरी लड़कियां भी जाग जाएंगी, लेकिन एहसन किसी तौर रुक नहीं रहा था। ऊपर से आयशा के अंदाज से भी लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरह डरी हुई है। वो मुसलसल उससे बाल खोलने की इल्तिजा कर रही थी। इस सारी सूरत हाल से घबराकर हिना ने अपने बाल खोल दिए। बाल खोलने की देर थी कि एहसन नंगे पांव धप धप करता हुआ तेजी से वहां से भाग गया। एहसन जा चुका है, आयशा दरवाज़ा खोल दो, हिना ने घबराते हुए लहजे में कहा। आयशा के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और आयशा ने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा। वो चला गया? उसने सहमे हुए लहजे में पूछा। हाँ, वो चला गया, वो तो मेरे बाल खोलते ही चला गया था, हिना ने कहा। हिना, मेरी बात का यकीन करो, वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि एक आत्मा है। तुमने देखा ना कि कैसे वो तुम्हारे बाल खोलते ही यहाँ से भाग गया। प्लीज़ हिना, आइंदा के लिए ऐसे बाल बनाना छोड़ दो, आयशा ने उसे समझाते हुए कहा। हिना ने इस बात में गर्दन हिलाई और वापस अपने कमरे में आ गई। अब वो भी इस बात की गहराई पर गौर कर रही थी कि वाकई एहसन की हरकतें पुरस्कार थी, और फिर आज जैसे ही उसने सर के बाल खोले वो अचानक से भाग क्यों गया। यही सोचते सोचते वो सो गई। उससे अगले रोज रात के पहर हिना अपने बेड पर लेटी कल रात वाले वाक़े के बारे में सोच रही थी कि अचानक ही कमरे का फानूस हिलने लगा। इतने बड़े फानूस के अचानक हिलने की वजह उसे समझ में ना आ सकी। वो फानूस को गौर से देखने लगी और फिर बुरी तरह चौंक पड़ी, इसलिए कि फानूस के ऊपर एहसन चढ़ा हुआ था। उसके फानूस पर बैठे होने से वो हिल रहा था। हिना धक से रह गई। एहसन नीचे उसी को देख रहा था। इससे पहले कि हिना किसी किस्म की आवाज़ निकालती वो उसके सीने पर कूद गया। हैरत अंगेज तौर पर उसके इस तरह कूदने से उसे किसी तकलीफ या दर्द का एहसास नहीं हुआ, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने रुई का तकिया जोर से उसके सीने पर दे मारा हो। एहसन, तुम यहाँ? हिना ने हैरत से इस्तफसार किया। अम्मी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, एहसन ने उसे मासूम लहजे में जवाब दिया, जिस लहजे में वो हमेशा उससे बात करता था। हिना बस इस बात में सर हिलाकर रह गई। आज उसे एहसन के यूं अचानक आ जाने से डर लग रहा था। ऊपर से कल वाला वाक़या भी उसे अच्छी तरह से याद था, और वैसे भी आज तो उसने अपने कमरे का लॉक लगाया हुआ था ताकि एहसन फिर ना आ सके। फिर नामालूम वो अंदर कैसे दाखिल हो गया। उसने यही ख्याल किया कि शायद वो कमरे का लॉक बाद में खोल चुकी होगी, वरना कोई और साइंसी वजह समझ में नहीं आ रही थी। एहसन हमेशा की तरह उसके बालों की चोटियों से खेलने लगा, मगर आज फ़र्क सिर्फ ये था कि हिना को उसका इस तरह से करना घबराहट में मुब्तला कर रहा था। आज उसे एहसन से खौफ महसूस हो रहा था। आज भी एहसन काफ़ी देर तक उससे बातें करता रहा। जब काफ़ी देर यूं ही गुजर गई तब हिना ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि अब वो सोना चाहती है, लेकिन जब उसे दरवाजे तक छोड़ने आई तो देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। ये देखकर उसे हैरत का ज़बरदस्त झटका लगा और वो मज़ीद डर गई। उसने दिल में फैसला कर लिया कि बहुत जल्द वो एहसन से पीछा छुड़ा लेगी। उसने सोचा वो इस बारे में आयशा से पूछेगी, आखिर एहसन कौन था। अगले रोज़ सुबह के वक्त हिना की आंख घबराहट से खुल गई। वो उठी तो पसीने में शराबोर थी, उसकी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी। घड़ी में वक्त देखा तो स्कूल जाने का वक्त हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहना और स्कूल पहुंची। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले आयशा को तलाश किया और उससे पहला सवाल ये किया कि एहसन कौन है, उसकी असल हकीकत बताओ। आखिर वो बच्चा कौन है और वो इसके बारे में क्या जानती है। ये सब सुनकर आयशा ने एक सर्द आह भरी और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें सच बताना भी अब ज़रूरी हो गया है। आज से कई साल पहले इस स्कूल में रज़िया नामी एक लड़की पढ़ा करती थी। वो भी तुम्हारी तरह अपने बालों की 2 चुटियां बनाकर रखती थी। वो ज़्यादातर सबसे अलग थलग ही रहती थी। स्कूल में उसकी कोई सहेली नहीं थी। फिर एक दिन किसी तरह स्कूल की लड़कियों के इल्म में ये बात आई कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। सारी लड़कियां उसके बारे में बेशुमार बातें बनाने लगीं। कोई कहती कि बच्चे का बाप यहाँ का कोई टीचर है, तो कोई कहती कि बच्चे का बाप शायद यहाँ का टीचर नहीं बल्कि असल मुजरिम यहाँ का चौकीदार ही है। इसलिए क्योंकि यहाँ लड़कियों के स्कूल में कोई और मर्द तो है ही नहीं। गर्जिए के जितने मुंह उतनी बातें।
बच्चे का बाप कौन था ये बात कभी किसी को पता न चल सकी। बहरहाल तो हुआ कुछ यूं कि स्कूल की लड़कियां तो पहले ही उसके खिलाफ बातें कर रही थी और उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वहीं स्कूल में 3 लड़कियां ऐसी थीं जो शुरू से उसके काफ़ी खिलाफ थीं। एक रोज़ रात के वक्त जब रज़िया सोने की नीयत से अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो वो तीनों लड़कियां उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। रज़िया उनकी इस हरकत पर घबरा गई और उनसे जाने के लिए रास्ता मांगने लगी, लेकिन वो आगे से मज़ीद बदतमीज़ी करने लगी। लेकिन उसके होने वाले बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगी। रज़िया ने घबराकर वहाँ से निकलना चाहा तो उनमें से एक लड़की ने उसे धक्का दिया, लेकिन रज़िया की बदकिस्मती कि वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और धक्का लगने से फर्श पर गिर गई। इस वजह से उसे काफ़ी चोट लगी और उसका बच्चा ज़ाया हो गया। रज़िया अभी ज़िंदा रहना चाहती थी, इसीलिए वो बच गई। इस वाक़े के बाद उसने ये स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उन तीनों लड़कियों के साथ पुरस्कार और अजीब वाक़यात पेश आने लगे। उनका कहना था कि उन्हें स्कूल और यहाँ के हॉस्टल में एक 4-5 साल का बच्चा नज़र आता है और फिर एक दिन वो तीनों पुरस्कार तरीक़े से मर गए। इसके बाद स्कूल में जो लड़की भी रज़िया की तरह 2 चुटियाँ बनाकर आती है, उसे एक बच्चा नज़र आता है। लड़कियों का कहना है कि वो बच्चा रज़िया का ज़ाया होने वाला बच्चा है, वो उसकी आत्मा है, इसीलिए अब कोई भी लड़की यहाँ ऐसे बाल नहीं बनाती और तुम्हें भी इसीलिए ऐसे बाल बनाने से मना किया था, लेकिन तुमने तो हमारी बात ही नहीं मानी। तो देख लो, आज वो बच्चा तुम्हारे सामने है। आयशा बोलकर खामोश हुई तो हिना हैरान और परेशान सी उसे देखने लगी। उस रात बड़े जोरों का तूफान आया हुआ था। वो लगता था किसी वक्त भी बिजली आ गिरेगी। ऐसे में हिना ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और आईने के सामने अपने बालों की 2 चुटियाँ बनाकर खड़ी हो गई। वो आज आजमाना चाहती थी कि क्या वाकई ये बच्चा वही है, क्या वाकई उसके ऐसे बाल देखकर वो उसकी तरफ खींचा चला आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अचानक एहसन अपने पाँव थप थप करता हुआ आया और आकर उससे लिपट गया और उसे अम्मी अम्मी कहकर प्यार करने लगा। हिना ने खुद को उससे दूर किया, लेकिन वो उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो घबरा रही थी कि न जाने कि क्या चीज़ है। उसे अपने सामने सिंगार मेज से हाथ बढ़ाया, कैंची उठाई और अपनी एक चोटी काट डाली। जैसे ही उसकी तरफ के बाल ज़मीन पर गिरे तो एहसन बुरी तरह से तड़पने लगा और उसने हिना की आंखों में देखा। उसकी नज़रों में एक इल्तिजा थी। फिर वो इल्तिजाई आंखों से बात करने लगा। अम्मी, आप अरसे के बाद तो मुझे मिली हैं, आप मुझे यूँ छोड़कर मत जाएं। एहसन के लहजे में दुनिया जहान की बेकरारी थी। उसी लम्हे हिना का दिल भर आया। उसे वो पहला दिन याद आया जब वो उसके कमरे में अचानक चला आया था और उसे प्यार से अम्मी कहकर पुकारा था। फिर जब उसने उसका नाम जानना चाहा तो उसने अपना नाम बताने के बजाय उल्टा उससे कह दिया कि मेरी अम्मी तो आप हैं, मेरा नाम भी आप ही बताएं। और फिर कितने प्यार से उसने उसका नाम एहसन रखा था। हिना की आंखें भर आईं। अब तक उसे एहसन से बेहद उनसियत हो चुकी थी, लेकिन हकीकत का सामना बहरहाल उसे करना था। लिहाजा उसने खामोशी से अपनी दूसरी चोटी भी काट डाली। अब हिना के छोटे छोटे बाल कांधों तक आ रहे थे। एहसन ने जैसे ही ये सब देखा तो फौरन वहां से थप थप करता हुआ भाग गया। हिना वहीं सिंगार मेज के पास बैठकर रोने लगी और उसके बाद दोबारा कभी उसकी उस बच्चे से मुलाकात नहीं हुई। इस बात को 5 साल गुजर चुके। हिना ने अब अपनी यूनिवर्सिटी भी क्लियर कर ली है, लेकिन अभी भी जब वो तन्हाई में बैठती है तो उसे वो बच्चा बहुत याद आता है।